नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। बड़ी खबर, आज शाम दिल्ली पहुंचेगा सीडीएस विपिन रावत का पार्थिव शरीर। शुक्रवार सुबह 11 बजे से 2 बजे तक होंगे अंतिम दर्शन। दिल्ली कैंट के बराड़ स्क्वायर में होगा अंतिम संस्कार। उत्तराखंड सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। सीडीएस विपिन रावत सहित 13 लोगों का हादसे में निधन हुआ है। आगरा के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह भी शहीद हो गए हैं। हादसे वाली जगह को एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब पूरे मामले की जांच भी की जाएगी। आपको बता दें, तमिलनाडु के दौरे पर थे, वहीं पर यह हादसा हुआ है और आज उनका पार्थिव शरीर आएगा। उनकी पत्नी भी इस हादसे में नहीं रही, उनका भी निधन हो गया है। मधुलिका रावत भी उनके साथ इस हेलीकॉप्टर में सवार थी। इस बीच बड़ी खबर देहरादून से, सचिवालय संघ कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री से आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल खत्म कर दी है सचिवालय के कर्मचारियों ने। सीएम ने सकारात्मक फैसले का आश्वासन दिया है। 2 दिनों से हड़ताल कर रहे थे सचिवालय कर्मचारी। हड़ताल से सचिवालय का कामकाज बाधित हो रहा था। 22 मार्च पर हड़ताल कर रहे थे सचिवालय कर्मचारी। तो आपको बता दें, सरकार की तरफ से सकारात्मक फैसले का आश्वासन दिया गया है और उसके बाद वापस लौट गए हैं सचिवालय कर्मचारी। हड़ताल खत्म हो गई है। हड़ताल की वजह से सचिवालय का कामकाज प्रभावित हो रहा था। 2 दिनों से हड़ताल पर थे। 22 मांगों पर हड़ताल कर रहे थे कर्मचारी। दरअसल इनकी 22 मांगे थी। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, सचिवालय संघ कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन दिया है, सकारात्मक आश्वासन मिला है कि उनकी मांगे मानी जाएगी, इस पर विचार किया जाएगा, बातचीत की जाएगी और उसके बाद अब ये कर्मचारी काम पर वापस लौट गए हैं। इन्होंने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। तो आज से काम पर लौटेंगे सचिवालय कर्मचारी। हड़ताल से सचिवालय का सारा कामकाज बाधित हो रहा था और ऐसे में सचिवालय में काम रुकने की वजह से राज्य सरकार को भी राजस्व का भी नुकसान हो रहा था, काफी नुकसान हो रहा था। और अब सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से इनको सकारात्मक आश्वासन दिया गया है। उसके बाद ये हड़ताल खत्म करने पर राजी हो गए हैं। तो 2 दिनों से हड़ताल पर थे, हालांकि सख्त रुख भी अपनाया गया था और अब इन्हें आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद ये अब काम पर लौटेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, क्या आश्वासन दिया गया सरकार की तरफ से जिसके बाद ये हड़ताल खत्म हुई है? देखिए, जो सचिवालय संघ कर्मियों की बहुत सारी मांगे थी, 22 सूत्री उनकी अपनी मांगे थी और इन मांगों को पूरा करने के लिए ही जो है सचिवालय संघ लगातार हड़ताल पर था। जो है 2 दिनों से ये पूरी रार चल रही थी। 2 दिनों से तकरार लगातार तेज होती जा रही थी। जो है सरकार की तरफ से भी एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी और कहा गया था कि नो वर्क नो पे जो आंदोलन में रहेगा, हड़ताल में रहेगा, उसको किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया जाएगा। वो तमाम सख्ती के बावजूद जो है कर्मचारी टस से मस होने को तैयार नहीं थे। लेकिन कल देर रात मुख्यमंत्री के साथ जो सचिवालय संघ के जो नेता थे, उनकी बैठक हुई। बैठक होने के बाद सीएम ने आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हम सकारात्मक ढंग से आपकी मांगों पर विचार करेंगे और जल्द ही उस पर निर्णय लेंगे, लेकिन आप पहले हड़ताल खत्म कीजिए, क्योंकि हड़ताल से जो है कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आखिरकार जो है जो मुख्यमंत्री के इस आश्वासन के बाद, सकारात्मक निर्णय के आश्वासन के बाद आखिरकार सचिवालय संघ ने अपनी हड़ताल खत्म कर ली है और आज से यथावत कार्यालय खुलेंगे और जिस तरीके से पहले काम हो रहा था उसी तरीके से कामकाज शुरू होगा। जी ब्रिजेश, आपने देखा पिछले 2 दिनों से ये धरने पर बैठे थे। सरकार ने थोड़ा सख्त रुख भी अपनाया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब सरकार इनकी मांगे मानने को लेकर सकारात्मक रुख पर आई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है अमृता कि अभी महज 20 से 25 दिन बाद अधिसूचना लगने जा रही है और उससे पहले अभी आज से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ। कई महत्वपूर्ण जानकारियों को जुटाने का काम, उनके सवालों के जवाब देने का काम, वो सारा कुछ सचिवालय के जो है अलग अलग अनुभागों के जरिए ही होता है। ऐसे में अगर ये हड़ताल चलती रहती तो जाहिर तौर पर सरकार का कामकाज प्रभावित होता। इसके साथ ही दूसरी दिक्कतें भी खड़ी होती। यही वजह है कि दोनों तरफ से जो है नर्म रुख अपनाया गया। दोनों तरफ से जो है कल शाम को वार्ता की टेबल पर बैठे और उसके बाद जब मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि
इन 22 सूत्री मांगों में ज्यादातर मांगे ऐसी हैं जिस पर सरकार ऑलरेडी पहले से उसमें कन्विंस नजर आ रही है जो है। जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से परिस्थितियां बनी कि पहले मुख्यमंत्री को जो है इसी के लिए इन्होंने सम्मानित किया कि सचिवालय कर्मियों की सारी मांगों को मुख्यमंत्री ने मांग लिया और उसके बाद वो ऐलान ही नहीं हुआ, जिससे आक्रोशित हो गए। आखिरकार अब आश्वासन मिला है कि इस पर जो है जल्द ही निर्णय लिया जाएगा, तो उसके बाद ये हड़ताल खत्म हुई है। तो फिलहाल सरकार के लिए एक राहत की जी। बात है जी। कि सचिवालय की हड़ताल खत्म हो गई है, वो हड़ताली वापस अपने काम पर लौट जी गए। ब्रिजेश, इस बीच लगातार हम सबसे बड़ी खबर जिसको लेकर पूरा देश शोक में है, जनरल बिपिन रावत जो हमारे बीच नहीं रहे, उनकी पत्नी भी नहीं रहे, उनके अलावा 11 लोग और भी थे जो इस हादसे का शिकार हो गए, भी हमारे बीच नहीं रहे। अब आज कहा जा रहा है कि उनका पार्थिव शरीर दिल्ली आएगा, तो अंतिम दर्शन के लिए भी रखा जाएगा। आज कितने बजे उनका पार्थिव शरीर आएगा, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए अमृता, सबसे बड़ी बात यह है कि आज शाम तक जो है सभी पार्थिव शरीर पहुंचेंगे लगभग 4 बजे के बाद जो है और उसके बाद जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का जो पार्थिव शरीर है वो जो है उनके आवास में रखा जाएगा दर्शनों के लिए। तो जो दर्शन करना चाहेगा वो दर्शन करेगा। उसके बाद देर शाम जो है अंतिम संस्कार कैंट एरिया में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यानी कि पहले इस बात की संभावना थी कि संभवतः पौड़ी लाया जा सकता है या पौड़ी में भी अंतिम संस्कार किया जा सकता है, लेकिन अब जो है अंतिम संस्कार दिल्ली में ही होगा और दिल्ली के कैंट इलाके में जो है जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और बाकी सभी जो जवान और जो अधिकारी हो जिनका निधन हुआ है इस हेलीकॉप्टर हादसे में, सभी का अंतिम जी संस्कार किया जाएगा। तो ब्रिजेश, बेहद ही क्या दुखद पौड़ी से क्षण है। उनके परिजन जो हैं, दूर दराज के भी रिश्तेदार होते हैं, क्या पौड़ी से वो भी आ सकते हैं अंतिम दर्शन के लिए? बिल्कुल, देखिए पौड़ी में वैसे भी उनके परिवार का कोई नहीं रहता था, सारे लोग आसपास दूसरी जगह रहते थे। तो जैसे ही कल से जानकारी मिली वैसे ही सारे लोगों ने जो है दिल्ली का रुख कर लिया था। यहाँ पर वैसे भी उनका कोई रिश्तेदार इस वक्त मौजूद नहीं है जो है। ज्यादातर लोग जो है वो दिल्ली चले गए थे, देर रात तक दिल्ली पहुंच गए जो है। और जो बचे हैं वो आज पहुंच जाएंगे, यानी कि जब आज अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा उस वक्त उनके जो भी नजदीकी रिश्तेदार हैं, जो भी उनके शुभचिंतक हैं, जो उनके पुराने दोस्त यार हैं, वो सभी दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो दिल्ली में ही उनके अंतिम दर्शन करेंगे और उसके बाद वहीं पर अंतिम संस्कार में शिरकत करेंगे जो है। तो ये सबसे दुखद है और यही वजह है कि उत्तराखंड में 3 दिनों का जो है राजकीय शोक भी रखा गया है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है राजकीय जी शोक का जो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि पहाड़ से उनका बेहद ही गहरा नाता रहा है, उत्तराखंड उनके दिल में बसता था। यही वजह है कि उत्तराखंड जनरल बिपिन रावत के जाने से बेहद ही दुखी है, बेहद ही गमगीन। जी ब्रिजेश, आज कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस हादसे को लेकर दोनों सदनों में अपना संबोधन देंगे। देखिए अमृता, सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि जिस तरीके से 13 जवानों ने जो है 13 लोगों ने इस हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाई है। एमआई हेलीकॉप्टर सेना का सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा उत्कृष्ट जो सुविधाओं से लैस उसको माना जाता है। और जिस तरीके से ये हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है इसको लेकर के सेना ने जांच के आदेश पहले ही दे दिए थे। एयर चीफ मार्शल को मौके पर भेजा था रक्षा मंत्री ने। आज चूंकि एयर चीफ मार्शल वापस लौट आएंगे, ऐसे में इस पूरी घटना के पीछे वजह क्या रही, इन सब मुद्दों को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सदन में बयान देंगे। सदन में जो है उस पूरे पक्ष को रखेंगे कि आखिर अब तक की इंक्वायरी में क्या कुछ निकल के आया है और प्राइमा फेसाई जो ये पूरा हादसा हुआ, इस हादसे के पीछे प्राइमा फेसाई वजह क्या थी, तो इसको रखने की कोशिश करेंगे। और ये बताएंगे कि इस वक्त जो इसमें से जो है 14 में से सिर्फ एक इस जी समय घायल ब्रिजेश, है गंभीर रूप से। अमूमन उनकी ये क्या देखा स्थिति है? जाता है कि जो कॉकपिट होता है उसी से पता लगाने की कोशिश की जाती है कि क्या हुआ होगा हादसे के वक्त। क्या कॉकपिट मिल गया है? देखिए ये इंटरनल इंक्वायरी का सवाल है। जी नॉइज बॉक्स से काफी कुछ पता लग सकता है कि आखिर किस तरीके से ये हादसा हुआ, किस तरीके से अनियंत्रित हुआ। क्योंकि देखिए एक मौसम की खराबी एक वजह हो सकती है, जी लेकिन जिस तरह से MI-17 अपने आप में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और इस तरह के मौसम में बेहद ही कारगर है। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक वो तमाम BBIPs के साथ साथ सेना के बड़े अधिकारी MI हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। जी और उसने तमाम ना जाने कितने बड़े बड़े मोर्चों पर जो है फतेह किया है विपरीत जी परिस्थितियों में।
जी मौसम की प्रतिकूल परिस्थिति। जी ऐसे में केवल मौसम एक कारण नहीं हो सकता, जी उसका कोई ना कोई तकनीकी खामी भी वजह थी, और उससे नॉइज बॉक्स से, उससे जो ब्लैक बॉक्स है, उससे काफी हद तक पता चल सकता है कि जी आखिर क्या हुआ था अंतिम क्षण में। क्या पायलट ने कोई संपर्क करने की कोशिश की थी, जो है जी पायलट ने कोई ऐसी बात जो है उस वक्त रखी हो जिस वक्त जिससे पता चल पाए कि आखिर किस तरह से अनियंत्रित हुआ और आखिर हो क्या रहा था। जी जी ब्रिजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, देहरादून से खबर। सीडीएस विपिन रावत के निधन पर राजकीय शोक 3 दिन का होगा उत्तराखंड में 11 दिसंबर तक राजकीय शोक का ऐलान किया गया है, क्योंकि उत्तराखंड के ही रहने वाले थे पहले सीडीएस विपिन रावत, और उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। उत्तराखंड में भी लोग सकते में हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया, क्योंकि वो घर बना रहे थे। पिछले 1 महीने से घर बनाना शुरू किया था उन्होंने, और देहरादून आए थे, मजदूरों से मुलाकात की थी, और अब दिसंबर तक राजकीय शोक का ऐलान होगा। देहरादून में होने वाली पासिंग आउट परेड पर असमंजस है। अकादमी प्रबंधन ने अंतिम रिहर्सल परेड को रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति के साथ सीडीएस विपिन रावत को भी आना था। पासिंग आउट परेड को लेकर आज फैसला किया जाएगा। जनरल विपिन रावत के निधन से हिंदुस्तान में शोक की लहर तो है ही, साथ ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल समेत कई देशों ने दुख जताया है। विपिन रावत का यूं चले जाना देश भर के लिए गहरा सदमा है। घने जंगलों के बीच आपकी ये तस्वीरें भारतीय सेना के लिए गहरा सदमा है। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे सीडीएस विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिनमें उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे, और हादसे में सभी 14 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद जनरल विपिन रावत को वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, और आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। भारतीय वायुसेना ने सीडीएस विपिन रावत की मौत की पुष्टि की। हादसे के बाद सभी घायलों को गंभीर हालत में वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया था, जहां से करीब 5.5 घंटे तक खबर आती रही कि जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत कई जवान बुरी तरह घायल हैं। लेकिन फिर बारी बारी से मौत की खबर आने लगी, और आखिर में सबसे बुरी खबर जनरल विपिन रावत को लेकर भी आई। हेलीकॉप्टर सुलूर एयरबेस से कुन्नूर जा रहा था। कुन्नूर के आसपास का मौसम बेहद खराब था। कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई। घने जंगल में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और आग लग गई। क्रैश तब हुआ जब हेलीकॉप्टर लैंडिंग स्पॉट से 10 किलोमीटर दूर था। हेलीकॉप्टर में सीडीएस रावत समेत 14 लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर मिलने के बाद राजनीतिक हलचलें भी तेज हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनरल विपिन रावत के दिल्ली स्थित घर उनके परिवार से मिले, और इस हादसे पर गुरुवार को रक्षा मंत्री संसद में बयान देंगे। जनरल विपिन रावत एक बार पहले भी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो चुके थे। 3 फरवरी 2015 को उनका चीता हेलीकॉप्टर नागालैंड के दीमापुर में क्रैश हुआ था। तब विपिन रावत बच गए थे, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, और देश के पहले सीडीएस विपिन रावत दुनिया को छोड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। बड़ी खबर तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश का मामला है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह देवरिया जिले के निवासी हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का चल रहा है इलाज। हादसे में सुरक्षित बचे हैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। तो आपको बता दें, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह देवरिया जिले के निवासी हैं, और ग्रुप कैप्टन का इलाज चल रहा है, और वो एकमात्र ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हैं जो बचे हैं, और वही बता सकते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था आखिरी क्षण में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, और उसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें, कुल 14 लोग सवार थे, और ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही महज एक ऐसे शख्स हैं जिनका इलाज चल रहा है, और वो बचे हैं, हादसे में सुरक्षित हैं, और ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हैं जिनका इलाज चल रहा है।
बढ़ते आगे, नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति महामहिम एम वेंकैया नायडू से स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी और युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने शिष्टाचार मुलाकात की। स्वामी अभिषेक और युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह की 15 मिनट की यह शिष्टाचार भेंट हुई और ये भेंट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नई दिल्ली में ये मुलाकात हुई थी। यूपी एसटीएफ ने स्मैक तस्कर को अरेस्ट किया है। 75 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी गुलाम अली खान बहराइच का निवासी बताया जा रहा है। स्मैक तस्कर है ये। मुंशी पुलिया के ओवरब्रिज से इसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 75 लाख की स्मैक के साथ गुलाम अली खान को गिरफ्तार किया गया है। खबर लखनऊ से, दो पक्षों की लड़ाई में सिपाही का कान कट गया है। लड़ाई की सूचना पर पहुंची थी पीआरवी पुलिस। सिपाही होमगार्ड से लड़ाई करने लगे थे। दबंग और इसमें जख्मी हो गया है। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से जख्मी हुआ है पीआरवी पुलिस का जवान। आपे से बाहर युवक ने हमला कर दिया और जख्मी कर दिया पुलिस के जवान को। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। डेल्टा से भी खतरनाक है ये ओमिक्रॉन। बहुत कम समय में तेजी से फैलता जा रहा है। देश में अब तक 23 से ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस हो गए हैं, जिसको लेकर यूपी समेत देश भर में ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पेश एक रिपोर्ट। ओमिक्रॉन की एंट्री, ओमिक्रॉन आ गया, तीसरी लहर आएगी। ओमिक्रॉन में तीसरी लहर लाने का दम। ओमिक्रॉन डेल्टा से 5 गुना ज्यादा खतरनाक। दुनिया के 40 देशों में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। भारत में भी ओमिक्रॉन ने खतरे की घंटी बजा दी है। देश में 23 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अब कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को नजरअंदाज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस नए वेरिएंट का खौफ हवा में तैरने लगा है। लोगों के मन में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भय का माहौल है। कोरोना के नए वेरिएंट B.1.1529 ओमिक्रॉन ने दुनिया ही नहीं अब भारत की भी मुश्किलें बढ़ा दी है। भारत में करीब 23 से ज़्यादा केस अभी तक ओमिक्रॉन के पाए जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है, इसके बाद राजस्थान। अब दिल्ली में भी एक केस ओमिक्रॉन का पाया गया है, जो युवक तंजानिया से आया था, उसमें ये ओमिक्रॉन का संक्रमण पाया गया है। निश्चित तौर पे भारत सरकार और राज्य सरकारें लगातार ओमिक्रॉन के खतरों को देखते हुए संपर्क में बनी हुई है। भारत सरकार ने कई गाइडलाइंस जारी किए हैं, खास तौर पे उन देशों के लिए जो एट हाई रिस्क में रखा गया है ओमिक्रॉन को लेकर। हाई रिस्क से देश से आता है तो उसे सबसे पहले वहां कोरोना टेस्ट की एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। करीब 6 से 7 घंटे उसे एयरपोर्ट पर रोका जाएगा। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसे वहीं आइसोलेट किया जाएगा। अगर वो निगेटिव भी आता है तो उसे घर जाने की अनुमति तो मिलेगी, लेकिन उसे फिर से 8 दिन बाद फिर से उसे कोरोना की जांच करानी होगी और इसका जो अपडेट है वो सरकार को सूचित करना होगा। महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। मुंबई में 2 नए मामले मिलने के बाद महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या 10 पहुंच गई है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते अलर्ट जारी कर दिया है। ओमिक्रॉन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार खास सावधानी बरत रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतिदिन टीम 9 के साथ बैठक कर प्रदेश भर का फीडबैक ले रहे हैं, जिसमें प्रदेश के सभी अस्पतालों को पीकू और एनआईसीयू के बेड्स की संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ राजधानी लखनऊ के केजीएमयू, पीजीआई, उसके अलावा लोहिया संस्थान समेत बीएचयू जैसे संस्थानों को भी जीनोम सीक्वेंसिंग की क्षमता बढ़ाने के निर्देश हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि राजधानी लखनऊ हो या प्रदेश का कोई भी जिला, जहां भी एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे हैं या बस स्टेशन हैं, वहां पर खास सावधानी बरती जाए। बाहर से आने वाले लोगों की जांच अनिवार्य तौर पर की जाए। लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जाए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेस्ट किए जाएं और बाहर से आने वाले व्यक्तियों को घर में क्वारंटीन भी कराया जाए और लगातार उनकी मॉनिटरिंग भी की जाए। लखनऊ जैसे कई ऐसे जिले हैं जिसमें धारा 144 लागू की गई है, ताकि क्रिसमस और बाकी के नए साल जैसे आयोजनों पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे न हो सकें।
निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओमिक्रॉन को लेकर लगातार खुद निगरानी कर रहे हैं और अफसरों को विशेष सतर्कता बरतने के सख्त निर्देश भी जारी कर रहे हैं। कर्नाटक में सबसे पहले 2 दिसंबर को 2 ओमिक्रॉन के मरीज मिले थे, जिसके बाद 3 दिसंबर को ओमिक्रॉन की एंट्री गुजरात के जामनगर में हुई। 4 दिसंबर को मुंबई और 5 दिसंबर को दिल्ली में एक-एक केस की पुष्टि हुई और यह आंकड़ा 23 जा पहुंचा। मतलब कम वक्त में जबरदस्त और तेज तरीके से कोरोना के नए रूप ओमिक्रॉन की दहशत फैल रही है और ज्यादा टेंशन इन सवालों को लेकर है। क्या ओमिक्रॉन तीसरी लहर का सबब बन जाएगा या डेल्टा की तरह ओमिक्रॉन भी कहर ढाएगा? जाहिर है डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक ये वेरिएंट तीसरी लहर की आहट दे रहा है, जिसको लेकर बेहद ही सावधानियां और सतर्कता बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।